दोस्तों नमस्कार। आज फिर से हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे यह विषय पीएचडी से ही जुड़ा हुआ है। पिछले 2 दिनों से हम लगातार पीएचडी पे बात कर रहे हैं। पहले एपिसोड में आप लोग ने देखा होगा कि हमारे साथ जो पीएचडी स्कॉलर को गाइड किए हैं वह शिक्षक थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे। दूसरे दिन मैंने जो कैंडिडेट पीएचडी अब सबमिट करने वाले हैं यानी सीनियर रिसर्च स्कॉलर उनको जोड़ा। आज हमारे साथ दो मेहमान जो है वो बहुत अनोखा स्पेशल इस मायने में है कि दोनों इस साल पीएचडी की शुरुआत करने वाली हैं। एक अंशु जी हैं जो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक रश्मि प्रिया जी हैं जो पटना से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों की खासियत यह है कि दोनों ने माखनलाल से पढ़ाई की है और दोनों पटना में बतौर अतिथि शिक्षक काम भी किया है। अंशु जी दूरदर्शन में भी काम कर चुकी हैं, रेडियो में भी काम कर चुकी हैं, एक सफल एंकर भी रही हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। रश्मि जी बेंगलोर के प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ा चुकी हैं, चेन्नई के एक कॉलेज में पढ़ा चुकी हैं, तो काफी एक्सपीरियंस इनके साथ है, एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है। अब इतने अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद, एक अच्छा कैरियर होने के बावजूद, पहला सवाल मैं रश्मि जी के सामने ही रखना चाहूंगा कि फिर पीएचडी के प्रति कैसे आकर्षण आप में जागा। रश्मि जी। सर पहले तो एक छोटी सी बात कि मैंने अपना जो मास्टर्स किया है वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से किया है और साथ ही साथ मैंने पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया 2012 में। उसके बाद मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से जुड़ गई। मैंने काम जो शुरू किया वो जागरण, दैनिक जागरण के जागरण पोस्ट से, इंग्लिश उनका वेबसाइट था, वहां से शुरू किया और काफी सालों के बाद मतलब मीडिया से मैं जुड़ी रही और मेरे करियर में एक जो टर्निंग पॉइंट आया जब मैं पटना में टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रही थी, तो मेरी मुलाकात शरदेंदु सर से हुई जो पटना यूनिवर्सिटी में एचओडी हुआ करते थे उस समय हिंदी विभाग के। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप इतने अच्छे बड़े विभाग में आप काम कर रही हैं, तो आप थोड़ा सा अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे बच्चों के साथ शेयर करें। मुझे पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लिटरली वो मेरी पहली क्लास होने वाली थी और मैं बहुत घबराई हुई थी, बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि जब कॉलेज में आप पढ़ते हैं वो अलग होता है, वो उसकी फीलिंग अलग होती है, लेकिन आप जब पढ़ाने जाते हैं उसकी फीलिंग पूरी तरह से डिफरेंट होती है। और वो गेम चेंजर था मेरे लाइफ में जब मैं पहली बार पढ़ाने गई, जब मैंने बच्चों को पढ़ाया और वो जो एक्सपीरियंस था और उसके बाद जो मेरी शुरू हुई जर्नी, करियर पॉइंट मतलब जो चेंजेस आए पढ़ाने में। मैं साथ ही साथ टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रही थी और उस समय कुछ समय अपना निकाल के कॉलेज भी जाया करती थी एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ाने के लिए। वहां से फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यूजीसी नेट करना है और यही मेरा करियर होगा, मुझे यही करियर आगे चुनाव करना है। मैंने यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया और 2019 में जाके मेरी यूजीसी नेट मैंने क्वालिफाई किया यूजीसी नेट 2019 में। लेकिन मुझे जेआरएफ की तलब जो है, जेआरएफ की जो तलब है वो उस समय तक जाग गई थी। तो उसके प्रयास में मैंने जून में भी एग्जाम दिया, जो मैंने क्वालिफाई किया जून 2020 में भी। लेकिन अभी फिलहाल मुझे जेआरएफ नहीं मिला है और मैं पीएचडी के लिए आगे मतलब अभी ये मेरा पहला एप्लीकेशन है जो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में डाला है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी इंटरव्यू खत्म हुई है, वहाँ पे इंटरव्यू मैंने दिया और अभी जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट और देखते हैं क्या होता है। मेरी ये जर्नी, पीएचडी की जो जर्नी है वो कब शुरू होती है। फिलहाल मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी काम कर रही हूँ। रायपुर में आर्ट यूनिवर्सिटी है, उसमें पीआर एंड इवेंट्स डिपार्टमेंट में एज अ विजिटिंग फैकल्टी काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा रश्मि जी, और बहुत अच्छा है, करने को आपके पास बहुत कुछ है और मैं इंशाअल्लाह मैं खुदा से कहूंगा भी, ईश्वर से कहूंगा भी कि आपका पीएचडी में हो और आप भी अंशु जी की तरह मुस्कुराएं मंद मंद। तो अंशु जी आप तो इस साल बिल्कुल सर। इन्वॉल्व हो चुकी हैं, तो आप बताइए कि आपका क्या कारण रहा कि आप पीएचडी की तरफ फिर से आपका मतलब एक मुड़ना हुआ इतना सफल बिल्कुल कैरियर होने के बावजूद। जी। सफल करियर बिल्कुल था और मैं इस पूरे जो भी ग्राफ था मेरा, मतलब शुरुआत मेरी दूरदर्शन के साथ हुई, उसके बाद मैंने रेडियो में भी काम किया
और एक विविध तरीके की सारे एक्सपीरियंसेस मुझे हासिल हुए हैं जिसको मैंने सीरियसली तहे दिल से एंजॉय किया। टीचिंग जब मैंने स्टार्ट किया अपना, तो टीचिंग में मुझे, जैसे कि रश्मि ने भी बताया, कि हम कॉन्फिडेंस नहीं आता है क्योंकि आपके सामने 80-90 स्टूडेंट्स रहते हैं और कहीं ना कहीं आप जज भी किए जाते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और एक नर्वसनेस, एक नहीं होता, एक डर सा लगता है कि क्या अगर मैं स्टूडेंट्स, उस 80 स्टूडेंट्स की नजर में मतलब मैं पूरी तरीके से जस्टिफाई कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। पर हौसला तब बढ़ा जब उन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया और मेरे क्लासेस को बहुत ज्यादा डिमांड में भी लाए और उन्होंने एचओडी से रिक्वेस्ट की कि नहीं, क्लासेस बढ़ाए जाए उनके। तो वहां से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा मेरा कि हाँ नहीं, इस सब्जेक्ट में अगर मैं करूं पीएचडी तो कहीं ना कहीं कि मैं एक सफल शिक्षिका के तौर पे खड़ी उतरूंगी और ना जाने कितने अनगिनत स्टूडेंट्स को मैं एक नई दिशा, एक सही दिशा दिखा पाऊंगी। एक रीजन तो ये था कि हाँ, मेरे जो स्टूडेंट्स ने मुझे बूस्टअप किया, वो एक रीजन था पीएचडी में अपने आप को एनरोल करने का। और दूसरा सबसे प्रमुख कारण था कि हो सकता है मैं गलत भी हूं अपने इस स्टेटमेंट पे जो मैं अभी देने वाली हूँ, पर मेरे हिसाब से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जहां पे मैंने काम किया हो, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, बहुत कंपटीशन है, बहुत अनस्टेबिलिटी है। कब आपको एक गलती के कारण हटा दिया जाए, एक गलती के कारण आपको अपने पद से निष्कासित कर दिया जाए, आपको नहीं पता। आज आप नौकरी में हैं, कल आपके साथ क्या होगा इस कंपटीशन में, यू नेवर नो। तो मुझे उस इनसिक्योरिटी के फेज में और उस जोन में नहीं जाना था। मैं चाहती थी कि मुझे एक स्टेबल नौकरी मिले, एक पीएचडी करने के बाद ऑब्वियसली एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक स्टेबिलिटी रहती है कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे। तो मैं वो स्टेबिलिटी एंजॉय करना चाहती थी। सिंस शादी के बाद, बच्चों के बाद एक आदमी एक कंफर्ट जोन में जाना चाहेगा। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने वो अनकंफर्ट जोन देखा है और वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं इंजॉय आप जरूर करते हैं, लेकिन चैलेंजेस से भरा रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे उस कंफर्ट जोन में शिफ्ट होना था और ये दूसरा रीजन था पीएचडी में अपने आप को अप्लाई करने का। इतने अच्छे से आप लोग बताई हैं कि लोगों के लिए मोटिवेशन फैक्टर होगा कि अगर स्टेबिलिटी चाहिए, एक कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं लाइफ में एक समय के बाद सबको चाहिए होता है, और एक कैरियर चाहिए, प्रॉमिसिंग कैरियर जिसमें फ्यूचर भी हो, प्लस एक रिस्पेक्टफुल कैरियर जिसकी समाज में काफी स्वीकार्यता है और काफी उसका आदर है। तो पीएचडी एक अच्छा जरिया हो सकता है, एक अच्छा रास्ता हो सकता है। अब मैं अपने सुनने वाले को ये भी बताना चाहूंगा कि आप लोग चूंकि अप्लाई कर रही हैं, कई जगह जा भी रही हैं, अंशु जी का तो फाइनली हो चुका है, बधाई आपको। लेकिन कुछ धन्यवाद। क्वेश्चन आप लोग भी रिटर्न दिए होंगे, इंटरव्यू देंगे, तो रिटर्न में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में क्या? तो सबसे पहले रश्मि जी, आप रिटर्न केवल अभी दिए हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन थे, थोड़ा बताएं हमारे सुनने वाले को। सर मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई था, तो उसके बेसिस पे मुझे रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ा था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में मुझे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे वो मेरे रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड था कि आपने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया, इस टॉपिक को सिलेक्ट करने के पीछे आपका रीजन क्या था, और आप जो रिसर्च करना चाहती हैं तो उसको किस तरह से आप आगे बढ़ाना चाहती हैं, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस थे। और दूसरी बात उनकी, मतलब जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो दिल्ली से रहा, कोलकाता से रहा, बैंगलोर से रहा, पटना से रहा। तो गया जैसे छोटे टाउन की बात उन्होंने मुझसे 3-4 बार पूछी कि आप गया जैसे शहर में कैसे रहेंगी। तो इसके लिए मतलब एक उनका भी कहना सही था, क्योंकि जब आप पीएचडी करने जा रहे हैं तो आप एक समय आप दे रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं, 5 साल मिनिमम, 3 साल मैक्सिमम, 5 से 6 साल आप डेडिकेट कर रहे हैं। तो वो भी चाहते हैं कि आपके पास जो आए वो सीरियस कैंडिडेट आए, ऐसा नहीं कि कोई मतलब ऐसे राह चलता कोई कैंडिडेट उठ के चला आए, मतलब सीरियसनेस वो देखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने अपने जो आंसर में उनको, जहां तक मुझे लगा कि मैंने सेटिस्फाइड किया है अपने आंसर से। अब देखते हैं, रिजल्ट पे डिपेंड करता है। जी जी, रश्मि जी। जी अंशु जी, आपसे क्या आपने रिटर्न भी दिया या इंटरव्यू भी आपने दिया, तो दोनों में जी क्या क्या प्रश्न था जी, वो थोड़ा बताएं। मैंने रिटर्न दिया क्योंकि मेरा नेट यूजीसी मैंने क्वालिफाई नहीं किया है, तो मुझे रिटर्न देना पड़ा। और क्योंकि ये एक पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में मैंने क्वालिफाई किया है। और यहाँ इस यूनिवर्सिटी में मैं लास्ट 2 साल से अप्लाई कर रही हूँ। हर बार मेरा रिटर्न निकल जाता था, लेकिन इंटरव्यू मैं नहीं पास कर पा रही थी, और फॉर्चुनेटली इस बार सब कुछ हो गया। तो रिटर्न एग्जाम्स में थे जो क्वेश्चंस थे वो कुछ क्वेश्चंस लाइक 50 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चन जैसे कि वो बिल्कुल केवल जे कुमार की, अगर किसी ने किताब पढ़
पढ़ लियो थॉरली तो वो किताब से क्वेश्चंस आएंगे। कुछ क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चंस होंगे जो आप अगर ग्रेजुएशन भी किए हुए होंगे तो भी आप वो एग्जाम में आराम से आप उसको आंसर कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़े टफ रहते हैं। तो क्योंकि मैंने बताया मैंने 2 साल से मैं उसके लिए तैयारी कर रही थी लगातार, और फाइनली मुझे एक पैटर्न समझ में आ गया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस ये पूछते हैं, तो मैंने उस हिसाब से तैयारी की अपनी। और क्वेश्चंस बाकी जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े ज्यादा कह सकते हैं कि थोड़े इंगेजिंग क्वेश्चंस थे, आपको कहीं ना कहीं किताबों को रेफरेंस के तौर पे आपको बार बार टटोलना पड़ रहा था। और इंटरव्यू जैसा मेरा हुआ, इंटरव्यू में मैंने जो रिसर्च टॉपिक बनाया था, मैं सबको यही कहूंगी कि अगर आप रिसर्च टॉपिक बना रहे हैं तो प्लीज आप कहीं से भी उसको कॉपी मत कीजिए, क्योंकि हम लोग जनरली जल्दी जल्दी में, हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है, रिटर्न निकलता है तुरंत हमारे पास रिसर्च का इंटरव्यू का डेट आ जाता है, तो हम चाहते हैं कि शॉर्टकट में किसी के रिसर्च प्रपोजल को हम लोग अडॉप्ट करके हम थोड़ा बहुत उसमें ये कर ले। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप उसको अपने से बनाइए, चाहे उसमें आपको पूरी रात भी क्यों ना मेहनत करनी पड़े, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपकी मेहनत से पूछेंगे। और आप उससे क्वेश्चंस, मुझे जो इंटरव्यू में पूछे गए, मैंने जो टॉपिक बनाया था अपना, उस टॉपिक से उन लोग सेटिस्फाई नहीं थे। जो इस बार भी टॉपिक था, जैसे मैंने क्रिटिकल एनालिसिस बनाया था, तो एक सवाल पूछा गया कि क्रिटिकल वर्ड आपने क्यों यूज किया। तो इतने माइन्यूट से चीजों को भी वो ऑब्जर्व करते हैं, और वो बहुत ज्यादा उन आपके रिसर्च प्रपोजल को पहले हम वेबसाइट उनके ईमेल पे भेजते हैं, तो उन लोग उनको रीड करते हैं और पॉइंट आउट करते हैं, और वहां से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाए तो बहुत दिमाग से, और अगर 2-3 बार एटलीस्ट आप उसको अच्छे से पढ़ लें, और आपके अंदर भी वो क्वेश्चंस अराइज होने चाहिए कि हाँ, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ तो उसकी तैयारी मैं कैसे करूँ। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी है आपकी, सबसे पहले आपका रिसर्च प्रॉब्लम जो है, जो आपने आइडेंटिफाई किया है, वो आपको जस्टिफाई करना होगा, हर एक पहलू आपको जस्टिफाई करना होगा इंटरव्यू के लिए। जी, बहुत अच्छा। दोनों लोगों ने बहुत अच्छा बताया, और मुझे विश्वास है कि देखने वाले को इसके बाद काफी विश्वास आया होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा कि नहीं, किया जा सकता है। एक और जो विश्वास डगमगाने वाली चीज है कि पीएचडी में सीट बहुत कम होती है। मतलब आप एमए ले लें तो 30 सीट 60 सीट होती है, एमफिल में भी अच्छा खासा सीट होता है, लेकिन जब आप पीएचडी में आते हैं, ग्रेजुएशन में भी यही हाल है, तो पीएचडी में सीट आपको कहीं 4 सीट 10 सीट, बहुत मुश्किल से आपको 20 सीट सुनने मिलता है, या 15 सीट मिलता है, ज्यादातर 2 सीट 4 सीट इसी तरह से। तो इस मानसिकता से कैसे सामना किया जा सकता है, रश्मि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले। हाँ सर, मतलब ये एक थोड़ा गंभीर मामला हो सकता है बीइंग अ जनरल कैंडिडेट, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जाते हैं या मास्टर्स में एडमिशन लेने जाते हैं, तो हमारे पास एम्पल ऑफ सीट्स होती है। मतलब वहाँ आपके पास अगर तजुर्बा है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, आपके पास अगर क्वालिफिकेशंस है, नॉलेज है, तो आपको उसके आधार पे सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब आप पीएचडी करने जा रहे हैं, तो पीएचडी करने जा रहे हैं तो उसमें आपका जनरल कैटेगरी आ जाता है, एससी आ जाता है, एसटी आ जाता है। और जैसे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में 6 सीटें थी, उसमें 3 सिर्फ जनरल के लिए थी और 2 और 1 सीट एससी और एसटी के लिए थी, जिसमें से एससी एसटी कैंडिडेट आए ही नहीं थे और सिर्फ जनरल कैंडिडेट आए थे। तो अब जो आपकी फाइट है वो वही 3 सीट के लिए आपकी फाइट है। तो आपकी फाइट जो है वो बहुत करारी होने वाली है। तो इसके लिए जब आपका प्रिपरेशन और मतलब कॉन्फिडेंस आपका घबराना नहीं चाहिए। मुझे जैसा लगता है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने अपने रिसर्च प्रपोजल पे अच्छे से काम कर रखा है, और ये जो रजिस्ट्रे मतलब जो आपका मतलब रिजर्वेशन का जो मामला है, वो तो हमारे कंट्री का बस बर्निंग इशू है, जिसको लेकर हम रोना नहीं रो सकते हैं। आपको प्रयासरत हमेशा रहना पड़ेगा। हो सकता है कि मुझे असफलता देखने को मिले, हो सकता है कि रिजल्ट मेरा ना आए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप कह नहीं सकते कि आपका एडमिशन हो जाएगा एक बार में ही। लेकिन हाँ, प्रयासरत रहना है, मुझे आगे भी कोशिश करते रहनी है जारी। मतलब क्योंकि आपने मोटिवेट कर दिया है, वो मेरे बहुत सारे शिक्षकों ने मोटिवेट कर दिया कि मुझे पीएचडी करना है आगे चल के। तो अब ये रास्ता मुझे चुन लेना है भाई। अब इस रास्ते पे मैंने चल दिया है, मैंने अपना पहला दूसरा कदम रख लिया है, और अब मुझे इस जर्नी को आगे बढ़ानी है। और मुझे लगता है इस चीज को इस रूप से भी पाटा जा सकता है कि आप कई जगह जब अप्लाई कर देते हैं तो आप थोड़ा सा अपने लिए ज्यादा स्कोप बनाते हैं, अल्टरनेट ज्यादा बनाते हैं। अंशु जी, आपका क्या इस बारे में कहना है? ऑप्शंस रख के चलो। जी जी।
मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ रश्मि की बात पे। रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ऑब्स्टिकल भी कभी कभी बन जाता है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और मेरे लिए बस मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले, जैसे कि रश्मि ने भी बताया, आपने भी बताया, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, डेडिकेशन, और सबसे जरूरी है एक जगह पे नहीं टिके रहिए कि हाँ मुझे इसी कॉलेज में रहना है तो मैं इसी में ही अप्लाई करूंगा या करूंगी और बाकी मेरे कोई ऑप्शंस नहीं है। ऐसे में आप बैठे रह जाएंगे और फिर फाइनली आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मल्टीपल ऑप्शंस चूज कीजिए। जब भी पीएचडी के लिए सीट्स आते हैं तो मल्टीपल, बहुत सारे एरिया में, देश के बहुत सारे जगहों से आते हैं। तो प्लीज कीप ऑन अप्लाइंग, जहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हमें इस टाइम पे चूज ही नहीं होना है कि मुझे यही एक पर्टिकुलर जगह चाहिए। तो ये जी, बहुत 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 बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं और बातचीत में बहुत मजा आ रहा है। और इसलिए भी मजा आ रहा है कि जितनी बातें आप बता रहे हैं उसमें हर बातों में कुछ ना ज्ञान है या इंफॉर्मेशन है या कहीं ना कहीं मोटिवेशन है। तो अंशु जी किसी तकनीकी वजह से शायद हम लोग के थोड़ी देर के लिए कटी है, हो सकता है वो ज्वाइन करें। अब रश्मि जी, जो अगला मेरा प्रश्न होगा कि ये रिसर्च प्रपोजल बहुत डराता है बच्चों को। तो रिसर्च प्रपोजल क्या है? आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से भी आपने महसूस की होगी उस डर को। तो वो उसकी तैयारी कैसे करें और उसको किस रूप में लें जो पीएचडी के लिए कैंडिडेट है? बिल्कुल सर, ये मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप पीएचडी एस्पिरेंट मतलब पीएचडी कैंडिडेट से अगर आप पूछेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट करेगा। मतलब आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि रातों की नींद उड़ जाएगी। और जब मैंने सीरियस लिया कि नहीं मुझे पीएचडी करनी है, तो मैंने अपने कुछ शिक्षकों से जो जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे मतलब गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से कुछ शिक्षक हैं और आप हैं, तो मैंने उनसे संपर्क किया कि सर मतलब मुझे पीएचडी टॉपिक किस तरह से सिलेक्ट करनी चाहिए। तो ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है पीएचडी कैंडिडेट के लिए कि टॉपिक कौन सी लेनी चाहिए। तो मुझे जहां तक पता चला कि टॉपिक वही लेना चाहिए जो आपके इंटरेस्ट का हो। ऐसा ना कि आप कोई और टॉपिक ले लिए जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत रिलेवेंट हो, बहुत करंट में बहुत ज्यादा उस पर वर्क नहीं हुआ हो और आपने ऐसी टॉपिक ले ली ये सोच के कि ये कुछ हटके है और मेरा सिलेक्शन इस पे हो ही जाएगा, लेकिन वो आपके इंटरेस्ट का नहीं है। आप उसको उसमें आपकी 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं आगे जाके आपको बहुत मुश्किल आएगी पीएचडी कंटिन्यू करने में। तो आप कुछ ऐसा टॉपिक लेकर चलिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे मेरा इंटरेस्ट सोशल मीडिया को लेकर है। जब मैं मास्टर्स भी कर रही थी तो उस समय न्यू मीडिया का काफी ट्रेंड था, तो मैंने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया था उस समय भी प्रपोजल जो मैंने प्रोजेक्ट प्रपोजल दिया था वो न्यू मीडिया को ही लेकर दिया था। और ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत भाता है। जैसे मैंने जो काम भी किया है तो कहीं ना कहीं मैंने न्यू मीडिया में ही काम किया है। जागरण पोस्ट से जो मेरी शुरुआत हुई तो वो एक न्यू मीडिया है, वेबसाइट है जागरण का, जो इंग्लिश पोर्टल है, इंग्लिश न्यूज पोर्टल है, उस पे मैंने काम शुरू किया। फिर जब बच्चों के साथ जब मैंने आगे शुरुआत की या बच्चों को पढ़ाया तो सोशल मीडिया, आज की डेट में लोग हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो मैंने उस टॉपिक को चूज किया। वो मेरा इंटरेस्ट एरिया भी है और आगे मैं सोच रही हूँ कि उसी में कंटिन्यू ही करूंगी और वही फिर मैंने प्रपोजल भी उससे बनाया। बहुत बढ़िया। मैं अब अंशु जी के पास जाऊंगा कि रिसर्च प्रपोजल एक बच्चों को बहुत डराता है। जो पीएचडी के कैंडिडेट होते हैं उन्हें लगता है कैसे बनाएंगे और बहुत क्रियोस होता है। कई लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं या आपने शुरू में ही बहुत अच्छे से बताया था। तो इस साइकोलॉजी से कैसे निपटा जाए रिसर्च प्रपोजल और खास करके विषय का चुनाव, दो चीज। बिल्कुल बहुत जरूरी है विषय का चुनाव, क्योंकि वो आपके कंप्लीट रिसर्च प्रपोजल उस पर डिपेंड करता है। और आपके इंटरेस्ट में अगर नहीं है रिसर्च प्रपोजल तो ना आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में इंटरेस्ट आएगा, ना आप समझा पाइएगा, ना खुद में एक्सप्लेन कर पाइएगा। तो रिसर्च प्रपोजल सबसे पहले कि आपके इंटरेस्ट से जुड़ा होना चाहिए। और मैं जैसे कि जब मैं रिसर्च प्रपोजल बना रही थी तो मुझे उस टाइम पे कोविड का बहुत एक पीक पे था और मुझे लगा कि कोविड से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड क्यों ना मैं इन दोनों को जोड़ कर अपना रिसर्च प्रपोजल बनाऊं। लेकिन जब मैंने ये रिसर्च प्रपोजल प्रपोज किया अपने मेंटर्स को तो उन्होंने, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए। वो कहीं ना कहीं ये कहे कि ये कोविड वाला वर्ड अब मुझे नहीं सुनना है। मतलब इतने जितने भी रिसर्च प्रपोजल उनके पास आए थे सबके सब लगभग कोविड से रिलेटेड थे। कोई कोविड में सोशल मीडिया से रिसर्च कर रहा था, कोई कोविड को किसी चीज से जोड़ रहा था, कोई डिप्रेशन से जोड़ रहा था। तो उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जो कंटेम्प्रेरी है हम उसको पूरी तरीके से अपने अंदर समाहित कर लें। तो जरूरी ये है कि आपका रिसर्च प्रपोजल थोड़ा यूनिक होना चाहिए।
आइडेंटिफाई जरूर करना है हमें प्रॉब्लम को, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा रिसर्च प्रपोजल थोड़ा यूनिक होना चाहिए ताकि हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर सके और अच्छे से बना सके। लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं कर देना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम खुद में ही उलझ के रह जाएं। तो रिसर्च प्रपोजल थोड़ा यूनिक हो, सिंपल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, रिलेटेबल हो, इन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए खासकर। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है कि सिंपल हो, अंडरस्टैंडिंग समझ के अनुसार हो और वो जुड़ता हो विषय के साथ, यानी कि रिलेटेबल हो। तो इतनी बारीकी से जानकारी मिल पाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे ये बात करूंगा कि पीएचडी में 4 साल लगते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल भी जाते हैं। तो इतना लंबा जो अवधि है, इसके बारे में जो आप लोग सोचना तो पड़ता ही है। तो कौन सा मोटिवेशन है जो आपको लगता है कि नहीं 4 साल कोई मायने नहीं रखता, या मिनिमम जो 3 साल का समय है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? रश्मि जी। सर, रिसर्च रिसर्च मतलब होता है शोध, और शोध हम लोग हर काम में कर रहे हैं, हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे जब मीडिया में मैं काम कर रही थी तो हमें न्यूज बनाना होता था, तो न्यूज बनाना होता था, उसके लिए कंटेंट देखना होता था, तो उसके लिए सर्च कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, उसका मतलब हर एक डेटा कंपाइल करना हो रहा है, उस पे एनालिसिस करनी हो रही है, उस डेटा के लिए एनालिसिस की जाती है। और फिर जब पढ़ाने के लिए आए, जब मतलब गेस्ट फैकल्टी, एज अ गेस्ट फैकल्टी मैंने ज्वाइन किया और कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू किया, तो हम लोग शिक्षक हैं, मतलब टीचर हैं, लेकिन हमें डेली बेसिस पे रिसर्च भी करना होता है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स या उनसे रिलेटेड अपने टॉपिक को नहीं समझा पाएंगे, तो हम वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो वो रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको वो रिलेवेंसी क्रिएट करनी होती है। तो वो कैसे क्रिएट होगी? आपको पढ़ना होता है, पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ना होता है, तो हम लोग डेली बेसिस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जो फैक्टर है, ये मेरे लिए मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत नया फैक्टर है, मुझे अच्छा लगता है, रिसर्च मैं करती हूँ। अपने हर एक क्लास के पहले मैं रिसर्च करती हूँ, हर एक टॉपिक को मैं पहले देखती हूँ और तब उसके बाद मैं पढ़ाने जाती हूँ। इसको अब सही भी माना जा सकता है, इसको गलत भी माना जा इसमें सकता है, आपकी लेकिन मेरे चीजें नजरिए गलत से ये बिल्कुल नहीं सही है। है। एक शिक्षक अगर रिसर्च नहीं करेगा, पढ़ाने से पहले पढ़ेगा नहीं, तो उसकी पढ़ाई में या उसके पढ़ाने में गुणवत्ता नहीं रहेगी। ये तो मान्य तथ्य है। अंशु जी, मैं ये बात कर रहा था, आप थोड़ी देर के लिए कटी थी, कि 4 साल का समय या 3 साल का समय, वो तो डिपेंड करता है गाइड और स्कॉलर के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, रिसर्च की गहराई क्या होती है, या कितना जल्दी वो समेटना संभव हो पाता है। तो इतना जो लंबा समय है, इसके लिए कैसे मानसिकता तैयार किया जाए कि मैं आप अगले 4 साल तक सिर्फ पीएचडी करूंगा, कोई नौकरी नहीं करूंगा और मैं अध्ययन अध्यापन में ही मतलब पूरा संलग्न रहूंगा? बिल्कुल। ये 4 साल, क्योंकि अजय जी आप भी इस फेज से गुजर चुके हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चीज को अच्छे से रिलेट कर सकते होंगे कि ये 4 साल का जो सफर होता है पीएचडी का, ये बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको बहुत तरीके के डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, बहुत तरीके की चीजों से आपको गुजरना पड़ता है। कभी कभी आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि आप बार बार उस चीज पे प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको उसमें सफलता हासिल नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने गोल पे फिक्स रहें। हर दिन आप अपने आप को मोटिवेट रखें कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको अपने रिसर्च के पूरी तरीके की एंडिंग तक पहुंचना है। ये आपको हर दिन अपने आप को मोटिवेट करना होगा, यानी सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 साल का सफर आसान नहीं होता, क्योंकि ग्रेजुएशन भी 3 साल के होते हैं, मास्टर्स 2 साल के होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सफर होता है जो जरूरी नहीं कि 4 साल में ही खत्म हो जाए, आगे भी स्ट्रेच किया जा सकता है इस चीजों को। तो उसमें आपको अगर बहुत तरीके के चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि अगर कोई घर का एक सदस्य है जो ब्रेड अर्नर है और उसे वो नौकरी करना चाहता है, तो उसमें उसको रुकावटें आती हैं। कई महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं मदर हैं और कहीं ना कहीं उनका छोटा एक बेबी है, तो उसको वो भी एक तरीके के ऑब्स्टिकल होते हैं। तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स हमारे पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये 4 साल 5 साल का सफर जो है वो पूरी तरीके से हमें मोटिवेशन के साथ निकालना है और एक डेडिकेशन होना चाहिए। हमें हर दिन अपने रिसर्च पे रोज उठ के, चाहे वो 1 पेज ही हो, 2 पेज ही हो, 3 पेज ही हो, हमें हर दिन प्रयास करना है, नई चीजों को उसमें से निकालना है, हर पहलुओं को समझना है और उन लोगों से जुड़े रहना है जिन्होंने रिसर्च किया है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वही लोग आपको सही में मोटिवेट कर सकते हैं, आपके गाइड इसमें बहुत मोटिवेट कर सकते हैं। तो ऐसे एम्बियंस में आपको अपने आप में डेवलप करना है, अपने इर्द गिर्द ऐसे एम्बियंस को क्रिएट करना है जो आपको हर दिन मोटिवेट रखें। वो चाहे आपके फेलो जो भी आप जिन्होंने रिसर्च कर लिया है
वो हो, चाहे वो आपके गाइड हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, तो जिस मोटिवेशन के साथ आपने शुरू किया है वो मोटिवेशन हर दिन जिंदा होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। भाई आप लोग से बात करके तो मुझे लग रहा है कि जो ऊर्जा का लेवल है और मोटिवेशन का लेवल है मेरे चैनल को और मोटिवेटेड। आज तक मैं अपने इस तरह के लाइव मतलब वीडियो में ये चीज नहीं बोला हूँ, लेकिन रियली में, और मैं बता दूं अपने देखने वाले को कि दोनों लोग शादीशुदा हैं, मैं भी हूँ, और मैं भी जब पीएचडी की शुरुआत किया था तो शादी होने के बाद ही। तो ये मोटिवेशन का लेवल होना कि खास करके वैसे लोग जिनकी शादी हो चुकी है या बच्चे, मेरा तो एक बेटा भी था, अभी अंशु जी की भी छोटी बेबी है, उसके बावजूद भी ये हौसला कहाँ से आता है? अंशु जी आपसे शुरू करेंगे, फिर रश्मि जी के पास। ये हौसला कहाँ से लाती है? घर गृहस्थी और वो बच्चों का लालन पालन। ये आपको आपके जहां से आपकी पहली तो अपब्रिंगिंग कैसी हुई है तो उस पे भी डिपेंड करता है। दूसरा कि जब आपके अंदर किसी चीज की लालसा हो ना, बहुत दिन से आप प्रयास कर रहे हो उस चीज को, और जब आपने उसको अचीव कर लिया है तब तो फिर क्या ये सब तो लगा रहेगा। वो अगर ये ऑब्स्टेकल नहीं तो कोई और ऑब्स्टेकल आएगा आपके पास। तो सबसे पहले तो वो कि मैं 2012 से अप्लाई कर रही हूँ। मैं कहीं ना कहीं बहुत टाइम से, मतलब जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया 2012 में, और उस टाइम से मेरा कंटिन्यूअस मैं अप्लाई की जा रही थी। कभी हो रहा था, कभी मुझे कॉलेज पसंद नहीं आ रहा था, मतलब बहुत तरीके की प्रॉब्लम थे। फाइनली ऐसा हुआ कि मेरे शहर में जहाँ पे मैं हूँ और जहाँ पे मैं चाहती थी अप्लाई करना, वहां मुझे हो गया। तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि मुझे अपने पसंद के शहर में, अपने पसंद की जगह पे जहाँ पे मैं चाहती थी वहां पे मुझे मिल गया। और आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है जो मेरे पास है, और उस सपोर्ट के बिना तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। वो सपोर्ट अगर आपके पास है, आपके हस्बैंड का सपोर्ट, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट अगर आपको मिल रहा है, तो फिर बस ऑब्स्टिकल तो बस यूं ही निकल जाएगा। और ये जरूरी भी होते हैं कुछ ऑब्स्टिकल्स, कहीं ना कहीं जब आप लास्ट में वो डिग्री हासिल करेंगे ना, तो आपके पास कुछ बोलने के लिए होगा कि हाँ मैंने इस ऑब्स्टिकल्स के बावजूद भी फाइनली मैंने अचीव कर लिया। तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स जरूरी होते हैं जिंदगी में, वो आपको आगे के लिए मोटिवेट करते हैं। बहुत बहुत मतलब आपसे जो ऊर्जा निकल रहा है आपकी बातों से, वो तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट। मतलब ये हमारे सुनने वाले अगर जो भी सुनेंगे, निश्चित है कि भले ही वो पीएचडी करे या दूसरे क्षेत्र में जाए, लेकिन उनको कहीं से मोटिवेशन उनको लगेगा। ये एक नैरेटिव हो सकता है उनके लिए, एक आइडियल स्टोरी हो सकता है। रश्मि जी, आप भी मैरिड हैं और आप भी बैंगलोर में रहती हैं, अभी पटना आई हुई हैं, तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं से कोई ऊर्जा का सोर्स तो होगा कि आप बेंगलोर में हैं और बिहार के किसी कॉलेज में अप्लाई कर रही हैं, और भी कई जगह आप देख रही हैं, ट्राई कर रही हैं, तो कहाँ से ये ऊर्जा आती है, मोटिवेशन का लेवल आता है आपके अंदर? सर जैसे मेरी कलीग अभी अंशु जी ने बोला, इतना सारा चीज बताया, इतनी सारी चीजें बताई, तो हाँ फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी बात है। तो मेरी फैमिली वैसी है, मेरे पेरेंट्स वैसे हैं। मुझे मतलब आई एम लकी कि मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉज भी मतलब बहुत सपोर्टिव, और मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव मिले। तो ये फैमिली का सपोर्ट होना तो बहुत प्रारंभिक आधार माना जाता है। मतलब अगर फैमिली की सपोर्ट ना हो तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने लगता है। एक मिडवे आप को जाके कहीं ना कहीं आपकी जो मोटिवेशन लेवल है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। लेकिन जब फैमिली का सपोर्ट रहता है तो आपका मोटिवेशन लेवल हमेशा अप रहता है। और दूसरा जो मेन कारण है, आगे बढ़ने की जो लालसा होती है, आगे बढ़ने की जो ललक होती है ना, वो आपको कुछ भी करा देता है। मतलब कुछ भी करा देता है। मतलब अगर मैं अपने मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करूं, तो जब मैं 10th या 12th में थी तो अपने बड़े भैया लोग को देखती थी या बहनों को देखती थी जो ऑलरेडी बहुत बड़े स्तर पे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं उस समय। तो मैंने कभी ख्वाब नहीं देखा था कि मैं पीएचडी कर लूंगी या मैं ग्रेजुएशन भी कर पाऊंगी। मतलब उतने पढ़ने में मैं एवरेज स्टूडेंट रही थी, तो ग्रेजुएशन भी मुझे लगता था कि बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मैंने जब पढ़ाई करना शुरू किया, जो वो इंटरेस्ट आया मुझे ग्रेजुएशन में जाके, जब मैंने मास कम्युनिकेशन लिया, और जो नए नए मतलब पटना वुमेन्स कॉलेज में जो शिक्षिकाओं से और जो टीचर्स से मुझे मेरी मुलाकात हुई, तो उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आज भी वो लोग मेरे टच में हैं। थैंकफुल टू दोज टीचर्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दोज टीचर्स कि आज भी वो मेरे मतलब टच में, और वो मुझे काफी मोटिवेट करते हैं। हर जहां भी मुझे लगता है कि मैं डाउन हो रही हूँ, मैं किसी ना किसी को कॉल घुमा देती हूँ, चाहे अजय सर आप हो, चाहे मेरे शिक्षक हो, ताकि मेरा मोटिवेट, क्योंकि आपके आसपास के लोग का जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। जो जो सिलेक्शन होता है ना, कुछ खास लोगों का जो सिलेक्शन होता है, वो आपको हमेशा प्रेरित करते रहेंगे, वो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। तो आप अपने आसपास के लोगों का जो सिलेक्शन करते हैं ना, वो बहुत चुनाव के साथ उनका सिलेक्शन कीजिए, बहुत मतलब सोच समझ के।
क्योंकि ये जो दोस्ती होती है, ये जो सर्कल होता है, यही आपकी पहचान बनाती है, यही आपको बनाता है। आप लोग से बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी 18-20 साल के बच्चे से बात कर रहा हूँ, जिसके पास देखने को बहुत सारा सपना है, करने को बहुत काम है, बोलने को बहुत सारी बातें हैं, और उसकी हर एक वर्डिंग्स और हर एक सेंटेंस में इतनी ऊर्जा है कि वह बस चाहता है कि जमाना में छा जाए और लोग उसको देखें और गर्व से कहे कि मैं भी हूँ इस समाज में, या इस समाज का मैं भी हिस्सा हूँ, देखो मुझे तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। बहरहाल समय बहुत हो चुका है और किसी कारण से अंशु जी हम लोग से कटी हुई हैं, तो उनका प्रतीक्षा ना करते हुए अंतिम सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर वो जुड़ जाती है तो उनसे मैं कर लूंगा, और नहीं है तो फिर इस सवाल के साथ ही हम लोग इस एपिसोड का अंत करूंगा। कि एक बार आप मान लीजिए आपका पीएचडी हो जाए, अभी आप गवर्नमेंट में ट्राई कर रही हैं, एक बहुत बड़ा द्वंद इसलिए विद्यार्थियों को होता है कि गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, तो इसके बारे में आपकी क्या प्लानिंग्स है? मतलब प्राइवेट या गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, किस यूनिवर्सिटी में आपकी प्रायोरिटी है? सर, मेरी प्रायोरिटी, अगर मेरी पर्सनल प्रायोरिटी की बात की जाए तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, हमेशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मतलब अप्रोच करूंगी, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ लिया है, मुझे पता है वहाँ की कल्चर, वहाँ का जो आपका रुझान होता है, मतलब वहाँ के जो सर्कल होता है ना, वो आपको मतलब आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो माहौल होता है वो आपको किसी और अन्य यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य यूनिवर्सिटी का दर्जा कम हो जाता है, स्टेट यूनिवर्सिटी का या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का दर्जा कम हो जाता है। जब आपका नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश से आपकी चुनाव नहीं हो पा रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो अगर आपको इसी फील्ड में जाना है तो फिर वेट मत कीजिए, आप मतलब स्ट्राइक कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप 2 साल प्रयास कर लिया, आपने 3 साल प्रयास कर लिया, 4 साल प्रयास कर लिया और नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो अपने अंदर पहले देखिए कि आपकी गलतियां क्या हो रही है, मिस्टेक्स क्या हो रहे हैं, उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर वो सुधर जाते हैं तो ऑब्वियसली वो चुनाव हो ही जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो मतलब आपका सिलेक्शन ना हो, रिजर्वेशन और ये वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपकी हर जगह वो हो जाएगी, आज नहीं तो कल वो हो जाएगी। आपकी आत्मविश्वास देखकर कहीं से मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे एक बार भी मतलब आपका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। आप ऑलरेडी 100% है, और मेरी शुभकामना हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत शुभकामना, और मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वाले जरूर कमेंट में इनके लिए शुभकामना लिखें कि इनका कहीं पीएचडी इस साल शुरुआत हो जाए और सारा चीज फेवरेबल हो। और हम अंशु जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमसे जुड़ी है और किसी तकनीकी वजह से अभी नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और तमाम देखने वाले, कैसा लगा ये प्रस्तुति आप जरूर कमेंट करके बताएं, और फिर हम लोग इसी तरह किसी अच्छे विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अंशु आपका भी, और रश्मि जी आपका, और हमारे देखने वाले तमाम लोगों को धन्यवाद। बिल्कुल सर, इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, डॉक्टर अजय स्पीक्स में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।